सभी साथियों को नमस्कार। A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन करेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पहला भाग होगा और इसमें आपको पढ़ने के लिए बेरक्ट होना चाहिए और साथ में जो आप इस वीडियो में जो भी अध्ययन करेंगे उसका आप सेम टू सेम नोट्स बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो सीरीज में हम जो है वही अध्ययन करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बीएनएसएस के सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं ये सीआरपीसी की जगह पर आया है। 2023 का ये एक्ट है और इसका जो सामान्य परिचय है उसमें हम देखते हैं क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दांडिक मामलों के संचालन के लिए एक तंत्र का उपबंध करती है, जिसके अंतर्गत परिवाद रजिस्टर करना, अन्वेषण करना, विचारण का संचालन करना और आदेश पारित करना तथा आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अतः यह दांडिक मामलों की एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एक प्रक्रियात्मक विधि है। मतलब जैसे हमारा सीआरपीसी था वैसे ही हमारा ये बीएनएसएस आ गया है। आगे देखते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की। अगर हम बात देखें कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो दंड प्रक्रिया विधि के बारे में संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 3 अर्थात समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 2 में इसका प्रावधान किया गया है। इस विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं तथा विधि में संशोधन कर सकते हैं। मतलब यह है कि जो हमारी समवर्ती सूची होती है संविधान की, उसमें राज्य विधानमंडल भी संशोधन कर सकता है और संसद भी संशोधन कर सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो बीएनएसएस जो है हमारा, इसमें संसद भी संशोधन कर सकती है और राज्य का विधानमंडल भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग कि नई संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विधायिका या फिर सरकार का ऐसा मानना है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि यानी कि सीआरपीसी 1973 बदलते आधुनिक समय के लिए अपर्याप्त है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के इस वर्तमान दौर में न्यायिक प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अतः वर्तमान में ऐसी दांडिक प्रक्रिया विधि की आवश्यकता है जो कि नागरिक केंद्रित दांडिक प्रक्रिया हो, अर्थात समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती हो। तो ऐसा मानना विधायिका का है यानी कि सरकार का है, क्योंकि सरकार ही इस विधेयक को लाई थी और जो है संसद में ये आगे चल के पास हुआ था। अगला बिंदु हम देखते हैं कि नई संहिता को लाने का सरकार का उद्देश्य एवं तर्क। तो विधायिका या सरकार का ऐसा मानना है, हालांकि सरकार और विधायिका अलग अलग यहाँ पर होते हैं, इनमें अंतर होता है, लेकिन हम इसको एक ही संदर्भ में देखेंगे क्योंकि सरकार ही जो है इस विधेयक को लाती है, विधायिका की भूमिका में लाती है। तो देखिए क्या है, सरकार का ऐसा मानना है कि जो ये बीएनएसएस है इसको लाने का क्या तर्क है। तो ये कहते हैं कि जनसामान्य को सुगम और त्वरित न्याय प्रदान कराना। मतलब कि इससे क्या होगा,
जन सामान्य को, पब्लिक को क्या मिलेगा? सुगम यानी कि सरल तरीके से, और त्वरित यानी कि जल्दी न्याय मिलेगा। और बताते हैं कि जो पुरानी संहिता थी यानी कि सीआरपीसी थी, उसकी खामियों को दूर करना, जो कि निम्नलिखित है। यानी कि सीआरपीसी के में बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि जटिल विधिक प्रक्रियाओं के कारण न्याय में विलंब होता था। न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लंबित होते हैं। न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं सीआरपीसी की वजह से। सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो निम्न दोष सिद्धि दर है, यानी कि वो कम लोगों को दोष सिद्ध कराती है। उसका जो दर है वो बहुत लोअर है, निम्न स्तर का है। विधिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त प्रयोग है। तो ऐसा भी बताते हैं कि सीआरपीसी में ये सारी खामियां हैं, जिसके कारण जो है हमें नई संहिता को लाने की जरूरत पड़ी है। इसके अलावा अन्वेषण प्रणाली में विलंब होता है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी प्रणाली भी बहुत सुस्त है और उसमें बहुत विलंब होता है। विधि शास्त्र का अपर्याप्त उपयोग होता है, ऐसा भी जो है बताया गया है। और जो सीआरपीसी है वो निर्धनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो ये सारी खामियां जो है सीआरपीसी में है विधायिका के अनुसार, इसीलिए जो है नई संहिता लाने की आवश्यकता पड़ी है। यही सारे उद्देश्य और तर्क जो हैं बताए गए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। बीएनएसएस यानी कि संहिता निर्माण का घटनाक्रम देखते हैं। तो देखिए क्या है, बीएनएसएस के निर्माण की दिशा में पहला कदम 11 अगस्त 2023 को उठाया गया। इसके तहत तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल को पेश किया। उसके बाद 18 अगस्त 2023 को इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन सदन में विवाद उत्पन्न होने के कारण इस विधेयक को गृह मंत्रालय से संबंधित समिति, संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया। यानी कि 11 अगस्त को पहली बार बिल लाते हैं और जो है उसके बाद 18 अगस्त को जो है इसको राज्यसभा में लाया जाता है, जहाँ पर जो है विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और इसलिए जो है इसको फिर क्या है संसद की स्थायी समिति को भेज दिया जाता है। इस समिति ने जो है 10 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस विधेयक को वापस लेने की अनुशंसा की। यानी कि जो ये संसद की स्थायी समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी 10 नवंबर 2023 को, और क्या हुआ, कहा कि इस बिल को वापस ले लीजिए। मतलब उसने जो है ऐसी अनुशंसा की। उसके बाद जो है गृह मंत्री ने 12 दिसंबर 2023 को इस विधेयक को वापस ले लिया तथा इसके स्थान पर 12 दिसंबर 2023 को ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि दूसरा विधेयक 2023 का लोकसभा में पास किया, जिसका विधेयक संख्या 174 था। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को इसे लोकसभा ने पास कर दिया और 21 दिसंबर 2023 को इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया। 25 दिसंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। अतः इस तारीख को इस कानून का निर्माण हो गया। यानी कि जिस तारीख को राष्ट्रपति महोदय अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, उसी तारीख को जो है ये कानून बन जाता है, या कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। यह कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाता है। तो ये इसका घटनाक्रम था। कुछ तथ्य हैं जो जानने योग्य हैं, प्रश्न बन सकता है। हालांकि इनको हम आगे चल के दोहराएंगे भी और आपको बताएंगे भी। अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। संहिता का मुख्य उद्देश्य। तो जो बीएनएसएस है हमारी, उसका क्या उद्देश्य है? तो भारतीय आपराधिक प्रक्रिया कानून को आधुनिक बनाना, यानी कि उसको आधुनिक समय के अनुसार जो है बनाना, आधुनिक बनाना, मॉडर्न बनाना। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
फॉरेंसिक समर्थन और समयबद्ध ट्रायल को केंद्रीकृत करना, नागरिकों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा प्रस्तावना के अनुसार जो इसका उद्देश्य है वह दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करना, और इसका जो प्रशासनिक उद्देश्य है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। तो विशेष रूप से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको इनको ध्यान रखना होगा। यहाँ से प्रश्न आ जाता है बहुत सी बार कि जो है संहिता का उद्देश्य क्या है। आपको वहाँ पर शायद ये शब्द ना मिले, ये शब्द आपको ना मिले, लेकिन आपको इसके तीनों उद्देश्य ये याद रखने होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बीएनएसएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके बनने की यहाँ से संभावना है। ठीक है, तो आपको 2023 का विधेयक संख्या सबसे पहले याद रखना है कि ये विधेयक संख्या 174 है। उसके बाद 2023 का अधिनियम संख्या है ये 46 है, यानी कि 46 है। लोकसभा से पास होने की तिथि 20 दिसंबर 2023 है। राज्यसभा से पास होने की तिथि 21 दिसंबर 2023 है। स्वीकृति की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय ने 25 दिसंबर 2023 को इसको स्वीकृति प्रदान करी, यानी कि हस्ताक्षर किए। लागू है, आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2024 को तीनों अधिनियम हमारे लागू हो गए थे। टोटल चैप्टर की बात करें तो इसमें 39 चैप्टर है। टोटल सेक्शंस की बात करें तो इसमें 531 सेक्शंस हैं। 2 इसमें जो है अनुसूचियां हैं। दूसरी अनुसूची जो है आपका, पहली अनुसूची जो है वो अपराधों के वर्गीकरण के बारे में बात करती है, और दूसरी अनुसूची जो है वो प्रारूपों के बारे में बात करती है, यानी कि ड्राफ्ट के बारे में बात करती है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में कुल प्रारूपों की संख्या कितनी है? 57 है। पहले ये जो थी 56 थी, लेकिन अभी जो है 58 हो गई है। दूसरी अनुसूची में प्रारूप संख्या 1 जो है वो नया जोड़ा गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, इसलिए आपको याद रखना है। जो प्रारूप संख्या 1 है वो नया जोड़ा गया है, जिसका नाम है पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिए नोटिस। पुरानी संहिता में जो प्रारूप संख्या 44A था उसको प्रारूप संख्या 46 बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे 58 ड्राफ्ट हो गए हैं। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपका नया जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बीएनएसएस में जोड़े गए मुख्य प्रावधान जो सीआरपीसी में नहीं थे। तो सबसे पहले आप देखिए 5 परिभाषाएं जोड़ी गई हैं सेक्शन 2 में, जो पहले नहीं थी। इनको हम आगे चल के थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, लेकिन आप इनको याद रखिएगा कि ये 5 परिभाषाएं हैं। सेक्शन 2(1)A में है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। 2(1)B में जमानत को परिभाषित किया गया है। 2(1)D में जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है। 2(1)E में जमानत बंद पत्र यानी कि बॉन्ड को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से सेक्शन 2(1)I में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं तो इसके अलावा इसमें सेक्शन 23 का स्पष्टीकरण है, जो कि सामुदायिक सेवा को परिभाषित करता है। सामुदायिक सेवा क्या है? बीएनएस में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सजा का प्रकार नया आया है, वहाँ पर ये परिभाषित नहीं है, लेकिन ये बीएनएसएस के सेक्शन 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित इसको किया गया है। धारा 105 ये आपकी जोड़ी गई है। यह कहती है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। 107 जोड़ा गया है संपत्ति की कुर्क की जब्ती या वापसी के बारे में। सेक्शन 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। सेक्शन 356 है उद्घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। ये आपका आगे चल के
इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये भी नया सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 398 साक्षी संरक्षण स्कीम, 372 472 मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिका, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारा संवैधानिक प्रावधान में है केवल मृत्युदंड को माफ़ करना दया याचिका से संबंधित, वो इसमें भी आ गया है। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचार और कार्रवाई का किया जाना। इनके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जैसे EFIR आप देखेंगे, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखेंगे, कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान देखेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट का प्रावधान देखेंगे, आदि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें जोड़े गए हैं। और बहुत से प्रावधान जो है वो संशोधित होकर भी आए हैं जो CRPC में थे। तो इतना सारा आपको सामान्य परिचय के बारे में याद रखना होगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि आप इसका नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में आपको जो है ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आपको बताए टोटल जो है इसमें 39 चैप्टर्स है। ठीक है, तो पूरा आपको चैप्टर याद करना पड़ेगा। पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है, इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा चैप्टर है, इसका क्या नाम है, इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो सारे के सारे आपको टोटल 39 इसमें चैप्टर है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको इस तरह से भी याद करना पड़ेगा कि समन का प्रावधान, जैसे देखिए चैप्टर नंबर 6 है और इसमें क्या है, समन। समन कहाँ से कहाँ तक है, तो 63 से लेकर 71 तक है। तो कभी कभी इस तरह के प्रावधान भी आ जाते हैं, तो ये आपको अंदर से जो इसके उप विषय हैं इनको भी याद रखना चाहिए। पूछ लेता है कि उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान कहाँ पर है, तो जो है 84 से लेकर 89 तक में है, चैप्टर 6 के अंदर आता है। तो ये बहुत अगर डीप में जाता है तब ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, विशेष करके HJS वगैरह में इस तरह के प्रश्न अंदर से बनते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि HJS में ही ऐसा प्रश्न बने। आपका सामान्य APO या जे के पेपर में भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। पूछ लेता है कि तलाशी वारंट कहाँ पर है, तो आप जो है कोई विशेष एक सेक्शन नहीं बता सकते, तो यहाँ पर तलाशी वारंट जो है 96 से लेकर के 101 तक आता है, चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको चैप्टर तो याद रखना ही है, उसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर क्या है और उसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, बल्कि उसके अंदर के जो सब चैप्टर है, उप विषय है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारे चैप्टर याद रखने हैं, इसके अंदर के सब चैप्टर भी याद रखने हैं। तो ये आपके एक भी प्रश्न यहाँ से फिर नहीं छूटेगा इंडेक्स से। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, आपके बैरक में मिल जाएगा ये सब, वहाँ से आप इसको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 की तरफ। और चैप्टर नंबर जो 1 है आपका सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक आता है। पहला जो चैप्टर है आपका प्रारंभिक नाम है इसका, और इसमें जो है सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। संक्षिप्त नाम आपको पता ही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इसके विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत पर ये जो है लागू होता है।
लेकिन जो है लागू कहाँ पर नहीं होता है, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 12 है, से भिन्न उपबंध नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, लेकिन राज्य सरकार चाहे पूरी बीएनएसएस या बीएनएसएस के कुछ उपबंधों को संबद्ध क्षेत्र में लागू कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 है, से भिन्न उपबंध नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर केवल चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ही लागू होते हैं, ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो पूरी बीएनएसएस को या बीएनएसएस के कुछ प्रावधानों को संबद्ध क्षेत्र में यानी कि उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। तो सेक्शन 2 में उपधारा 2 में ये बात बताई गई है। इसी में आप जो है स्पष्टीकरण देखते हैं सेक्शन 2 में, जो जनजातीय क्षेत्र है ये आपका ये जनजातीय क्षेत्र स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र क्या है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा संविधान की 6ठी अनुसूची जो होती है वो जो है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, असम के जनजातीय क्षेत्र है और भी उसमें प्रावधान है। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, जो है सेक्शन 1 का क्लोज 2 में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें कहता है कि यह ऐसी तारीख को लागू होगा जो भारत सरकार राज्य पत्र में नियत करे। यानी कि जो बीएनएसएस है कब लागू होगा, इसके बारे में सेक्शन 1 का जो है सब सेक्शन 3 बताता है कि ये उस तारीख को लागू होगा जिस तारीख को भारत सरकार अपने गैजेटेड में नोटिफाई करे। तो ऐसी तारीख हम जानते हैं, ऐसी तारीख 1 जुलाई 2024 है। हम जानते हैं कि बीएनएसएस सहित जो दो अन्य कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 को लागू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 2 है ये, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में परिभाषा है और इसमें कुल 26 परिभाषाएं हैं। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है कि कितनी परिभाषाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो सेक्शन 2(1)(a) में सबसे पहली जो परिभाषा है हमारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की है, यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक की है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये विशेष रूप से एक उपकरण की बात करता है, एक गैजेट की बात करता है। तो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य ऐसी युक्ति या उपकरण या गैजेट से है जो उपयोग किया जाए। किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाए? वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रयोजन के लिए। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उपयोग किया जाए, जैसे कि मोबाइल हमारा होता है, हम उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कंप्यूटर होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहचान या खोज की प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाए। तलाशी और अभिग्रहण का साक्ष्य लेने के लिए, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य के लिए उसका उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को भेजने के लिए उसका उपयोग किया जाए और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए जो राज्य सरकार नियत करे। तो ये आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट की बात की गई है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की बात की गई है। ऐसी युक्ति या उपकरण है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य ऐसी युक्ति या उपकरण से है जो इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाए। दूसरी परिभाषा जो है 2(1)(b) में जमानत को देखते हैं हम लोग। जमानत से तात्पर्य क्या है, ये भी नई परिभाषा है, ये भी नई परिभाषा है। तो ये दोनों नई परिभाषाएं हैं। जमानत से तात्पर्य क्या है? जमानत किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुछ शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त को या संदिग्ध द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाना।
तो इसमें आपको जो याद रखनी है कि जमानत कौन देता है। ठीक है, तो जमानत यहाँ पर केवल न्यायालय नहीं देता, यहाँ पर अधिकारी की भी बात की गई है। तो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुछ शर्तों पर। तो दोनों आपको वर्ड याद रखने हैं कि एक कोई अधिकारी, अधिकारी का मतलब यहाँ पर विशेष रूप से पुलिस अधिकारी की बात होती है। हालांकि पुलिस शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुलिस शब्द ही समाहित है यहाँ पर। हालांकि बहुत सारी जांच एजेंसियां होती हैं, जैसे सीबीआई होती है। ठीक है, तो ये भी अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। आईबी होती है, ये भी अधिकारी, ये जांच एजेंसियां होती हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी का मतलब जो है न केवल पुलिस से है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ही माना जाता है अधिकांशतः मामलों में। ठीक है, तो यहाँ पर जमानत की बात हो रही है। जमानत क्या है? तो जमानत से तात्पर्य किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुछ शर्तों पर किसी अपराध के कार्य किए जाने के अभियुक्त व्यक्ति को, या तो अभियुक्त व्यक्ति को, किसी ने कोई अपराध किया है, उस पर आरोप है, वह अभियुक्त है, या फिर किसी संदिग्ध व्यक्ति को। ठीक है, तो किसी अभियुक्त द्वारा या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बंद पत्र देने पर या जमानत पत्र के निष्पादन पर अभिरक्षा से छोड़ा जाना ही जमानत है। तो ये नई परिभाषा है, इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली परिभाषा टूवंशी है, जमानत जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध। तो टूवंशी में दोनों शब्दों को डिफाइन किया गया है, जमानतीय अपराध को और अजमानतीय अपराध को। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में जिन्हें जमानतीय अपराध दर्शाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जिन्हें जमानतीय बनाया गया है, वो क्या है? वो जमानती अपराध है। जमानती अपराध से भिन्न कोई अन्य अपराध क्या होगा? वो अजमानती अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जमानती अपराध के बारे में जानना है कि जमानती अपराध कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम अनुसूची में जिन्हें जमानती दर्शाया गया है। तो प्रथम अनुसूची कहाँ पर है? आपको मिल जाएगी लास्ट में, यानी कि जो आपके 531 सेक्शन है बीएनएसएस में, उसके लास्ट में जो है दो अनुसूची दे रखी है। पहली अनुसूची जो है आपका अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, उसी में जो है इस तरह से 6 कॉलम बने हुए हैं, 6 कॉलम बने हैं वहाँ पर, और उसी में लिखा हुआ है, कॉलम संख्या देख लीजिएगा, इस तरह से वहाँ पर लिखा होगा कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती है। तो पहली अनुसूची में जिन्हें जमानती रूप में दर्शाया गया है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जिन्हें जमानती बनाया गया है। तत्समय प्रवर्त मतलब अन्य विधि का मतलब यहाँ पर कोई अन्य विधि है, जैसे स्पेशल विधि होती है, विशेष विधि होती है। ठीक है, किसी विशेष विधि में या किसी लोकल लॉ में जिस अपराध को जमानती बनाया गया है, वो अपराध जमानती हो जाएगा। ठीक, तो जमानती अपराध क्या है? जिसे प्रथम अनुसूची में जमानती दर्शाया गया है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जिसे जमानती बनाया गया है। इसके अलावा अजमानती अपराध क्या है? जो अपराध जमानती अपराध से भिन्न है, वो क्या हो जाएगा? वो अजमानती अपराध हो जाएगा। तो ये आपको इसमें परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। अपराध जमानती अपराध या जमानत से संबंधित प्रावधान हम देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो जमानती अपराध में जमानत का प्रावधान धारा 478 में मिल जाएगा आपको। अजमानती अपराध में जमानत का प्रावधान 480 और 483 में मिल जाएगा। अग्रिम जमानत का प्रावधान आपको धारा 482 में मिल जाएगा। और इसी में कोटेशन पूछा जाता है बहुत बार, ये इम्पोर्टेंट है कि किस न्यायाधीश ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल उसका अपवाद है। तो ये जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था। इनका ये वाक्य है, बहुत बार पूछा जाता है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किस केस में कहा गया ये भी याद रखेंगे। तो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगली डेफिनेशन जो है वो है जमानत पत्र।
तो सेक्शन 2(1)(d) में ये भी एक नई परिभाषा है। प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए वचनबद्ध जब दिया जाता है वो क्या है? जमानत पत्र है। ठीक है, तो श्योरिटी प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए जो वचनबद्ध दिया जाता है यानी कि शपथ पत्र दिया जाता है वो क्या है? जमानत पत्र है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है जो है बंध पत्र है। बंध पत्र ये भी एक नई परिभाषा है। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए वैयक्तिक बंध पत्र या वचन पत्र जो क्या होगा वो बंध पत्र कहलाएगा। ठीक है, वैयक्तिक मतलब पर्सनल, पर्सनल बॉन्ड, पीबीबी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, पीबी पर्सनल बॉन्ड जो होता है वो बंध पत्र है। अगली डेफिनेशन 2(1)(f) है, आरोप को परिभाषित करती है। जब आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो, यानी कि ये आरोप को परिभाषित है। चैप्टर नंबर 18 में आपको आरोप का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, 18 या 19 है, लेकिन जहाँ तक लगता है 18 ही है। तो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका सेक्शन पूछा जाता है, ये अंदर की बात इसमें नहीं पूछी जाती है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगली परिभाषा जो है वो है संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला। तो ऐसा अपराध या मामला जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला क्या होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब ये संज्ञेय अपराध कहाँ पर मिलेगा? वही प्रथम अनुसूची जो आपको बताए थे अभी ऊपर, जमानती अपराध में। सेक्शन 531 के बाद में जो अनुसूची दी गई है वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर 6 कॉलम बनाए गए हैं और उसी में अपराध के बारे में बताया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है, कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती है। तो वो आप लिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध कौन सा होता है या फिर संज्ञेय मामला कौन सा होता है? तो ऐसा अपराध या मामला जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तत्समय प्रवर्त अन्य विधि यानी कि कोई भी अन्य विधि है, जैसे SC/ST एक्ट होता है, ये क्या है? एक विशेष विधि है। पोक्सो एक्ट होता है, ये भी क्या है? एक विशेष विधि है। ठीक है, घरेलू हिंसा होता है, ये भी क्या है? एक विशेष विधि है। तो तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन अगर उस अन्य विधि में उस अपराध को क्या बताया गया है? संज्ञेय अपराध बताया गया है, तो वहां पर पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपकी परिभाषा 2(1)(g) में संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले की परिभाषा बताई गई है। इसमें एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, जो संज्ञेय मामले की बात है, मान लीजिए एक FIR हुई और उसमें एक अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है और दूसरा सेक्शन है उसमें वो अपराध असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, मान लीजिए एक FIR होती है और उसमें 2 सेक्शन में आपको जो है आरोपी बनाया गया है। एक अपराध जो आपका संज्ञेय अपराध है और दूसरा जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध है। तो ये पहली बात, जब एक सेक्शन से ज़्यादा होते हैं तो उसको मामला बोला जाता है कि वो पूरा मामला है। अब उसमें एक से अधिक अपराध है और कम से कम एक अपराध संज्ञेय है तो पूरा मामला जो है वो संज्ञेय मामला माना जाता है। ठीक है, तो एक FIR में एक से अधिक अपराधों का वर्णन है, एक से अधिक धाराओं का वर्णन है और उन धाराओं में कम से कम एक अपराध संज्ञेय है तो पूरा मामला जो है वो संज्ञेय ही माना जाएगा, भले ही उसमें अन्य सभी अपराध असंज्ञेय हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं।
संज्ञेय अपराध और ये दोबारा से आ गई है, हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है परिवाद की। 21H में है परिवाद। ये आपको पूरे सेक्शन याद करने पड़ेंगे कि इसमें कौन सी परिभाषा है। तो परिवाद क्या है? इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या लिखित अभिकथन है। ऐसा अभिकथन संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के बारे में हो सकता है और पुलिस रिपोर्ट जो है परिवाद नहीं होती है। तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, परिभाषा में से परिवाद की परिभाषा जो है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि जो परिवाद होता है किस व्यक्ति के खिलाफ होता है। तो वो देखिए, ज्ञात हो या अज्ञात हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ज्ञात हो चाहे वो अज्ञात हो, उसके खिलाफ परिवाद हो सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि परिवाद कैसा होता है, मौखिक होता है या लिखित होता है। तो ये दोनों तरह का हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। ये मौखिक या लिखित अभिकथन होता है। ठीक है, तीसरा जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो परिवाद होता है वो कैसे मामलों के लिए दर्ज होता है, कराया जाता है। तो वो किसी भी तरह के मामले, चाहे वो संज्ञेय मामला हो चाहे वो असंज्ञेय मामला हो, तो किसी भी तरह के मामले के लिए परिवाद दाखिल किया जा सकता है। बाकी परिवाद होता क्या है? तो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से किया गया मौखिक या लिखित अभिकथन होता है, जो कि ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ होता है और संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के बारे में हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसमें याद रखने चाहिए। पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो परिवाद नहीं होती है। अभी पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? तो सेक्शन 193 क्लोज 3 के तहत जो पुलिस रिपोर्ट भेजती है अन्वेषण के बाद, वो पुलिस रिपोर्ट होती है। स्पष्टीकरण भी है इसमें कि यदि पुलिस को अन्वेषण के बाद पता चले कि मामला असंज्ञेय था तो धारा 103 क्लोज 3 की रिपोर्ट परिवाद होगी। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो 193 क्लोज 3 के जो सेक्शन है इसमें पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजती है। अब रिपोर्ट जो भेजती है, अगर अन्वेषण करने के बाद जो है पुलिस को पता चलता है कि जो ये मामला है ये असंज्ञेय था, तो तब क्या होगा? 193(3) द्वारा जो भेजी गई रिपोर्ट है वो फिर परिवाद मानी जाएगी। सामान्यतः क्या है, पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जाती, लेकिन अन्वेषण करने के बाद यदि पुलिस को पता चले कि जिस मामले का उसने अन्वेषण किया है वो मामला असंज्ञेय था, तो क्या होगा? फिर वो रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी। अगली परिभाषा देखिए 21I में, ये भी नई परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को परिभाषित करती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? तो देखिए, टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार संचार युक्ति, बेतार मतलब जिसमें तार ना हो, संचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर यानी कि ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो केंद्र सरकार अधिसूचित करे के द्वारा मौखिक, लिखित या सचित्र सूचना या वीडियो की अंतर सूचना जिसे भेजा या प्राप्त किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है? ये ऐसी मौखिक, लिखित या सचित्र सूचना या वीडियो की अंतर्वस्तु जिसे भेजा जा सके या प्राप्त किया जा सके। किसके द्वारा? टेलीफोन, मोबाइल, बेतार संचार, कंप्यूटर, संवेदनशील प्लेयर, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक जो भी केंद्र सरकार अधिसूचित करे। ठीक है, तो ये आपकी ये परिभाषा है। अगला हाईकोर्ट की परिभाषा 21J में है। अगली परिभाषा जांच की है। तो जांच इंक्वायरी क्या होता है? ये 21K में है। तो विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई जांच कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जांच कौन करता है? तो वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। आप में यहाँ पर पुलिस शब्द ऑप्शन में होता है जो कि गलत होता है। तो जांच कौन करता है? या तो मजिस्ट्रेट करता है या न्यायालय करता है। लेकिन ये क्या होती है? विचारण से भिन्न होती है, ट्रायल से अलग होती है।
तो विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई जांच कहलाती है। जांच का उद्देश्य क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना ही जांच होता है। ठीक है। जांच आरोप विरचित किए जाने से पूर्व की जाती है। तो आरोप विरचित जो होता है यानी कि आपका जो चार्ज बनता है, कोर्ट द्वारा जो चार्ज बनता है, उससे पहले की कार्रवाई क्या होती है, वो जांच कहलाती है। आरोप विरचित किए जाने से पूर्व की जो कार्रवाई होती है वो जांच होती है। तो ये भी आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अगली परिभाषा देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण की है। अब देखिए, पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या तो पुलिस होगा कोई या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई। तो अन्वेषण क्या होता है, वो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई होती है। कौन करता है, या तो पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। तो ये आपको अन्वेषण के बारे में याद रखना है। इसमें केस पूछा जाता है, जाहिरा हबीबुल्ला वाला केस है, गुजरात राज्य। ये क्या है, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित केस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 21M न्यायिक कार्रवाई, 21N स्थानीय अधिकारिता, 21P अधिसूचना। सामान्यतः ये सेक्शन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 122Q में अपराध की परिभाषा, यह भी आपका कम ही पूछा जाता है। अपराध की परिभाषा क्या है, देखिए, अपराध ऐसा कोई कार्य या लोप है। तो दोनों शब्दों को याद रखेंगे, कार्य या लोप, जो विधि द्वारा दंडनीय है, जिसको विधि ने क्या बनाया है, पनिशेबल बनाया है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1861 की धारा 20 का परिवाद जो है वो क्या है, अपराध है। तो अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अपराध ऐसा कार्य या लोप है जो विधि द्वारा दंडनीय है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1861 की धारा 20 के का परिवाद है, वो अपराध है। इसके अलावा BNS की धारा 2 क्लॉज 24 में भी अपराध को परिभाषित किया गया है। तो BNS का सेक्शन 224 है, वहाँ पर अपराध को परिभाषित किया गया है। अगली भाषा देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है। अगली परिभाषा स्थान, प्लेस को परिभाषित करता है, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान। तो कुल मिलाकर के 5 शब्द प्लेस को बताते हैं वो। ठीक है। तो जैसे जेल होता है, जेल क्या है, एक प्लेस है। तो हाँ, बिल्कुल, जेल जो है एक प्लेस है, स्थान है, क्योंकि वो क्या है, भवन आता है, भवन है वो, भवन की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो ये आपका स्थान है, इसमें 5 शब्द हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगली परिभाषा हमारी पुलिस रिपोर्ट की है, 21T में है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, आपको अभी बताए थे कि पुलिस अधिकारी द्वारा सेक्शन 193 क्लॉज 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट होती है। अगली परिभाषा पुलिस थाना, 21V में लोक अभियोजक। ये सारे सेक्शन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनके आपको धारा याद रखनी है। लोक अभियोजक आता है यहाँ पर, W में उपखंड आ जाता है, X में जो है आपका समन मामला आता है, और Z में आपका वारंट मामला आता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, X के बाद सीधा हमने Z लिखा है, Y नहीं लिखा है। Y जो है वो आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, समन मामला X में है, तो ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। ठीक है। तो समन मामला क्या होता है, ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है।
सामान्यतः 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का मामला इसके अंतर्गत आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष तक के कारावास का मामला ही जो है समन मामला होगा, लेकिन सामान्यतः 2 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय मामले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वारंट मामला क्या होता है? तो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास का मामला क्या होगा? वो वारंट मामला होता है। ठीक है। अगली परिभाषा विक्टिम की है, पीड़ित की है। तो पीड़ित कौन होता है? किसी कार्य या कार्यलोप के कारण किसी व्यक्ति को क्षति या हानि हुई हो, ऐसे व्यक्ति का संरक्षक या विधिक वारिस भी पीड़ित होगा। तो पीड़ित कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जिसको किसी कार्य या कार्यलोप के कारण क्या होती है? क्षति होती है या कोई हानि होती है, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो पीड़ित होगा। और ऐसे व्यक्ति का संरक्षक या उसका विधिक वारिस भी क्या होगा? वो पीड़ित कहलाया जाएगा। तो ये आपकी पूरा डेफिनेशन क्लोज है सेक्शन 2 में। 26 परिभाषाएं हैं और इनको आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 3 है निर्देशों का अर्थ लगाना। सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, लेकिन सुविधा के लिए ये जान लीजिए कि बीएनएसएस में जहाँ कहीं भी केवल मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हो, तो जहाँ कहीं भी क्या होगा? केवल मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हो, उसका अर्थ जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट से लगाया जाएगा। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा तो उसके सामने स्पष्ट रूप से लिखा होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है। अगर किसी सेक्शन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और जहां पर केवल मजिस्ट्रेट शब्द लिखा है तो वो क्या होगा? उसका मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट से लगाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सामान्य सी बात है, इसको आपको सेक्शन में पढ़ेंगे। हालांकि वहाँ पर थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताया गया है, हमने आपको एक लाइन में बता दिया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। अगला सेक्शन 4 है, ये भी सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, इसको जान लीजिए फिर भी। बीएनएस और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो क्या है? बीएनएस के अपराधों का विचारण, जांच, अन्वेषण बीएनएसएस से होगा। तो पहला पॉइंट जो कहता है वो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जितने भी अपराध भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं उनका विचारण, उनकी जांच, उनका अन्वेषण किससे होगा? वो बीएनएसएस से गवर्न होगा, यानी कि उन पर सीधे सीधे बीएनएसएस लागू होती है। अगला पॉइंट जो कहता है अन्य विधि के अपराधों का विचारण, यानी कि अन्य विधि का मतलब यहाँ पर जो बीएनएस से भिन्न है। जैसे कि आपको बताए थे अभी, SC/ST एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, घरेलू हिंसा है, जो अन्य विधि है, या और भी हैं, आदि विधियां हैं, जो भी विधियां हैं। तो अन्य विधि के अपराधों का विचारण, जांच और अन्वेषण बीएनएसएस से तब होगा जब उसका प्रावधान उस अन्य विधि में ना दिया गया हो। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं SC/ST एक्ट का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो SC/ST एक्ट के लिए अलग से नियमावली बनी हुई है। तो SC/ST एक्ट का जो जांच होता है या फिर विचारण होता है या फिर अन्वेषण होता है वो SC/ST एक्ट नियमावली के तहत होता है, ना कि बीएनएसएस के तहत होता है। हाँ, जहाँ कहीं भी उसमें लिखा हो कि इसका जो है इसका जो विचारण, जांच या अन्वेषण होगा वो बीएनएसएस के तहत होगा, तो वहाँ पर वो बीएनएसएस के तहत ही होगा। और जहाँ पर
वो अन्य विधि मौन है, कुछ नहीं बताती है कि किस विधि के तहत उसका अन्वेषण, जांच या विचारण होगा, तो वहां पर फिर बीएनएसएस लागू हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये यही कह रहा है कि अन्य विधि के अपराधों का विचारण, जांच, अन्वेषण बीएनएसएस से तब होगा जब उसका प्रावधान उस अन्य विधि में न दिया गया हो। तो ये सेक्शन 4 है, इसमें इतनी बात आपको समझनी है। उसके बाद सेक्शन 5 है जो व्यावृत्ति है, सेविंग क्लॉज की बात करता है। ये सामान्यतः ये भी नहीं पूछा जाता है। तो चैप्टर 1 में आपका इतना ही। सब इसको आप जो है पढ़ेंगे, इस तरह से नोट्स बनाएंगे और याद करते चलेंगे साथ के साथ। अगला जो है हमारा चैप्टर 2 होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको बना करके पढ़िएगा। धन्यवाद।